हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 7th लेक्चर के बारे में। और आज के 7th लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के 4th पार्ट को। अब क्योंकि ये 7th लेक्चर है, इसका मतलब इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 6 लेक्चर्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में। अब जैसे कि हम आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेजरली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरे हमारे पास होते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। बेसिकली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कुछ ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं जिसको एक अकाउंटेंट यूज करता है अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए, मेजर करने के लिए। और इनका फॉलोअप करना कंपल्सरी होता है क्योंकि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक बोर्ड के द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं। जैसे इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने ये सारे कॉन्सेप्ट सजेस्ट किए हैं और इनका फॉलोअप करना कंपल्सरी होता है। विदाउट एनी चेंज हमें सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। इसके ऑपोजिट अकाउंटिंग कन्वेंशंस कुछ ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो बोर्ड के द्वारा सजेस्टेड नहीं होते। इसको कोई भी बोर्ड सजेस्ट नहीं करता, बल्कि ये कुछ ऐसे कस्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं जो काफ़ी देर से, काफ़ी सालों से अकाउंटिंग करते के समय फॉलो किए जाते हैं। यानी इनकी डेवलपमेंट ओवर द पीरियड की गई है। इनका फॉलोअप करना कंपल्सरी नहीं होता क्योंकि ये किसी बोर्ड के द्वारा सजेस्ट नहीं किए जाते। अब क्योंकि इनका फॉलोअप करना कंपल्सरी नहीं है, इसीलिए हम इनमें चेंजेस कर सकते हैं। जितने भी हमारे पास अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं ये किसी बोर्ड के द्वारा सजेस्टेड नहीं होते, इनका फॉलोअप करना कंपल्सरी नहीं होता। इनको हम विद चेंजेस अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। और सबसे बड़ा डिफरेंस, अकाउंटिंग कन्वेंशंस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड या फिर रिकॉग्नाइज करने के लिए नहीं, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए होते हैं। सो इन शॉर्ट, accounting conventions are the customs or practices which have been in force for a long period. Accounting conventions कुछ ऐसे customs हैं, कुछ ऐसी practices हैं जो काफ़ी लंबे समय से अकाउंटिंग करते समय फॉलो किए जाते हैं। These principles are followed for preparing financial statements. ये कुछ ऐसे कन्वेंशंस हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के टाइम पर ही फॉलो किया जाता है और इनका फॉलोअप करना कंपल्सरी नहीं होता क्योंकि ये किसी बोर्ड के द्वारा सजेस्टेड नहीं है। ये किसी भी बोर्ड या फिर किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा सजेस्टेड नहीं है, सो इनका फॉलोअप करना कंपल्सरी नहीं है। अब क्योंकि इनका फॉलोअप करना कंपल्सरी नहीं है तो पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग इनमें हम चेंजेस कर सकते हैं। यानी अगर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कन्वेंशंस में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो वो हम कर सकते हैं, जबकि कॉन्सेप्ट के साथ ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट्स बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए फॉलो करना कंपल्सरी ही होते हैं और उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हम बात करें अकाउंटिंग कन्वेंशंस की तो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कन्वेंशंस जो हैं इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, भाई अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ के रिगार्डिंग तो उसका लिंक तुरंत आपको मिलता रहे।
जिसमें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग भी कवर करते हैं। सो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट अकाउंटिंग कन्वेंशन के बारे में, दैट इज कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी एक ऐसा अकाउंटिंग कन्वेंशन है जो ये कहता है कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं, या फिर ये कह लीजिए दो तरह की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस होती हैं। कुछ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस ऐसी होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं, बहुत सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं। इन शॉर्ट वो मटेरियल इंफॉर्मेशंस होती हैं। सो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी एक ऐसा कन्वेंशन है जो ये कहता है कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह की ट्रांजैक्शंस या फिर दो तरह की इंफॉर्मेशंस होती हैं। कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, इन शॉर्ट मटेरियल नेचर की, और कुछ इंफॉर्मेशंस ऐसी होती हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, जो इनसिग्निफिकेंट होती हैं। सो इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितनी भी मटेरियल इंफॉर्मेशंस हैं उनको डिटेल में मेंशन करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ ऐसे ट्रांजैक्शंस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, जो ज़्यादा मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर उनको ज़्यादा डिटेल में नहीं भी मेंशन किया जाएगा, बस उनका ब्रॉड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया जाएगा तो भी चलेगा। सो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहिए, और उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, जो मटेरियल नेचर की इंफॉर्मेशन है, उसको डिटेल में मेंशन करना चाहिए। और ऐसी इंफॉर्मेशन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको ज़्यादा डिटेल में ना भी मेंशन किया जाएगा तो भी चलेगा, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए, उसको डिटेल में नहीं, उसको एक ओवरव्यू में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पेंसिल परचेज करती है। अब वो पेंसिल जो है वो एक तरह की एसेट ही है, क्योंकि पेंसिल की कंजम्पशन ओवर द पीरियड की जाएगी। हमने पेंसिल परचेज की है ऑफिस यूसेज के लिए, सो डेली बेसिस के ऊपर उसको शार्प किया जाएगा, उसकी वैल्यू कम होगी, उसकी डेप्रिसिएशन होगी, डेली उसको कंज्यूम किया जाएगा। क्या इसका मतलब ये है कि हमें पेंसिल को डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग चार्ज करते हुए उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू लिखनी चाहिए एवरी ईयर? जबकि पेंसिल एक इंपॉर्टेंट एसेट नहीं है, वो एक इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि वो वैल्यू में कम है। हम ये नहीं कह सकते कि वो वैल्यू में कम है तो इसका मतलब हम उसको रिकॉर्ड ही ना करें। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी कभी भी ये नहीं कहता कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही छोड़ दो। वो ये कहता है कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो इनसिग्निफिकेंट है उसको ज़्यादा डिटेल में मेंशन मत करो। यानी पेंसिल की कंजम्पशन आप डेली बेसिस के ऊपर करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर रोज इसको डेप्रिशिएट करो और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको रिटर्न डाउन वैल्यू पर लिखो। अगर आप ऐसा करोगे तो अननेसेसरी आपके पास डाटा क्लब होता जाएगा जो कि आपके किसी यूसेज का नहीं होगा। और अगर आप ऐसे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहोगे तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। उसके लिए आपको पेपर वेस्ट करने पड़ेंगे, पेजेस वेस्ट करने पड़ेंगे, अपना टाइम और एफर्ट भी वेस्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है कि पेंसिल को इनसिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन मानते हुए इसको एक ब्रॉड व्यू में रिकॉर्ड कर दो और ये मान लो
कि जिस दिन हमने पेंसिल परचेज की 5 रुपए की, उसी दिन हमने पूरी की पूरी पेंसिल कंज्यूम कर ली। सो इसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हुए सेम ईयर में राइट ऑफ कर दो। सो कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, according to this convention, a business organization must maintain detailed records of all the material business transactions and represent them in their financial statements. कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी एक ऐसा अकाउंटिंग कन्वेंशन है जो ये कहता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो मटेरियल इंफॉर्मेशंस हैं उनको डिटेल में रिकॉर्ड करना चाहिए, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करना चाहिए, एंड नॉट टू रिकॉर्ड इनसिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स इन डिटेल्ड मैनर। और ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है रीज़न, यानी क्या कारण है कि कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी फॉलो की जाती है, क्यों इसको ओवर द पीरियड डेवलप किया गया, क्यों अकाउंटेंट्स को ये फॉलो करनी चाहिए। तो इसका सिंपल रीज़न है टू एलिमिनेट अननेसेसरी अकाउंटिंग डिटेल्स। अब क्योंकि कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी हमें ये कहता है कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जो सिग्निफिकेंट नहीं है उसकी डिटेल्स मेंशन नहीं करनी चाहिए, उनको रिकॉर्ड तो करना चाहिए लेकिन उनकी डिटेल्स को मेंशन ना करते हुए उसको एक ब्रॉड व्यू के साथ रिकॉर्ड करना चाहिए। सो इसका मतलब क्या रीज़न है कि हम कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी फॉलो करते हैं? सिंपल, क्योंकि हम अननेसेसरी डाटा कलेक्ट करना नहीं चाहते, ऐसा डाटा जो किसी के काम ना आए। इसीलिए हम इस कन्वेंशन को फॉलो करते हुए कई बार अपनी अकाउंटिंग फिगर्स को राउंड ऑफ भी करते हैं। आपको पता होगा, अगर आपके पास कोई ट्रांजैक्शन पैसा में आती है, फॉर एग्जाम्पल अ बुक परचेज्ड फॉर 250 रुपीज़ एंड 73 पैसा, इन दैट सिचुएशन ये जो कंफ्यूजिंग फिगर है हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ये 73 पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा हमारी ओवरऑल अकाउंटिंग करने के लिए। सो हम 251 रुपीज़ इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो सिंपल रीज़न है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कन्वेंशन हम इसलिए फॉलो करते हैं ताकि अननेसेसरी अकाउंटिंग डिटेल्स जो हैं वो बुक्स में से हटा दी जाएं और अकाउंटिंग थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए। सो जैसे कि आपको कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी समझ आ ही चुका है, कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी ये कहता है कि हमें केवल और केवल मटेरियल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन ही रिकॉर्ड करनी चाहिए डिटेल में। जो इंफॉर्मेशन इनसिग्निफिकेंट है हम उसको डिटेल में नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो भी चलेगा। तो इस कन्वेंशन में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कौन सी ट्रांजैक्शन, कौन सी इंफॉर्मेशन मटेरियल है, कौन सी इंफॉर्मेशन को डिटेल में रिकॉर्ड करना है और कौन सी इंफॉर्मेशन को डिटेल में रिकॉर्ड नहीं करना, ये कैसे पता चलेगा? सबसे बड़ी दिक्कत यही है। व्हाट इज मटेरियल इज सब्जेक्टिव इन नेचर एंड रिलेटिव इन नेचर। मतलब कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्टिव होता है, रिलेटिव होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है जो चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, और ये भी हो सकता है जो इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ना हो। सो मटेरियलिटी यानी कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्टिव होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर कोई इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है और कोई इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं भी होती। सो व्हाट इज मटेरियल इंफॉर्मेशन विच नीड्स टू बी रिकॉर्डेड इन डिटेल्ड मैनर इज रिलेटिव इन नेचर, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक स्मॉल टूल की, एक स्मॉल टूल है जैसे स्क्रू ड्राइवर है या फिर और कोई पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, स्मॉल इक्विपमेंट्स हैं, अगर हम इसकी बात करें तो एक स्मॉल स्पेयर पार्ट स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज तो यूज़ नहीं की जाती हैं, वहाँ पर तो हैंड से यूज़ होने वाले स्पेयर पार्ट्स ही यूज़ किए जाते हैं। तो उनके लिए, उनकी वर्कशॉप के लिए ये स्मॉल टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियल इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी चाहिए। लेकिन
यही स्मॉल टूल अगर हम बात करें लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। एक इतनी बड़ी फैक्ट्री जहां पर बहुत बड़ी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, उनके लिए ये छोटा सा टूल परचेज करना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो शायद इनको डिटेल में रिकॉर्ड ना करें क्योंकि उनके लिए ये मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है। इन शॉर्ट, जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो रिकॉर्ड की जाएगी डिटेल मैनर में, जो इंफॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको डिटेल में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। लेकिन इंफॉर्मेशन कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं, इसकी सिलेक्शन में ही सबसे बड़ी दिक्कत आएगी। अब अगर इसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए तो बहुत ही सिंपल है। हर वो जानकारी, हर वो इंफॉर्मेशन जो किसी इंटरेस्टेड पार्टी के डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है, उसको हम मटेरियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्टेड पार्टीज कौन सी होती हैं। फर्स्ट इंटरनल एंड सेकंड एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारे पास आते हैं ऑनर्स, मैनेजर्स और एम्प्लॉयज, जो बिजनेस की हर जानकारी रखना चाहते हैं। और दूसरी तरफ एक्सटर्नल पार्टीज में हमारे पास आते हैं क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, आउटसाइडर्स, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, जो आउटसाइड द वर्ल्ड होते हैं, आउटसाइड द बिजनेस होते हैं, लेकिन फिर भी उनको बिजनेस की जानकारी चाहिए होती है। सो ये इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं। और इनके लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या है? सिंपल, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके ना होने से, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके ना होने से इनका डिसीजन अफेक्ट हो सकता है, इनका डिसीजन गलत हो सकता है, उसको हम कहते हैं मटेरियल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एक इन्वेस्टर की, इन्वेस्टर जब कोई भी पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो उसको क्या जानकारी चाहिए होती है? बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस कितना है, बिजनेस की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है, बिजनेस की ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कैसा है, फ्यूचर में वो कैसा ग्रो करेगा, बिजनेस ने कितना लोन ले रखा है, बिजनेस किन किन का लोन ले रखा है पहले से ही। तो ये सारी जानकारी एक इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। मान लो इसमें से लोन और ग्रोथ प्रोस्पेक्टस मिसिंग है, तो ये दोनों ना होने से, ये दोनों जानकारियां ना होने से एक इन्वेस्टर का डिसीजन गलत हो सकता है। ये दोनों जानकारियां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो नहीं की गई, जिसके कारण इन्वेस्टर ने ये डिसीजन लिया कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। बाद में उसको पता चला कि बिजनेस का कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्टस नहीं है और बिजनेस ने 50 बंदों से पहले से ही लोन ले रखा है, तो इन्वेस्टर का तो फ्यूचर डूब जाएगा, उसका पैसा भी डूब जाएगा। यानी इनके होने से इन्वेस्टर का डिसीजन चेंज हो सकता था, लेकिन ये दोनों जानकारियां नहीं दी गई, जिसके कारण इन्वेस्टर ने गलत डिसीजन ले लिया। All those informations whose absence may affect the decision of various interest groups is recognized material information. ऐसे जानकारी जिसके छुपाने से किसी पार्टी के डिसीजन गलत हो सकते हैं, उसी को हम मटेरियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, मटेरियलिटी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, materiality is explained as an item should be regarded as material if there is reason to believe that knowledge of it would influence the decision of informed investor. According to AAA, material information एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसके छुपाने से किसी इन्वेस्टर का डिसीजन गलत हो जाए या फिर उसका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाए, अफेक्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं मटेरियल इंफॉर्मेशन। सो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपने सेकेंड अकाउंटिंग कन्वेंशन को, दैट इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म एक ऐसा अकाउंटिंग कन्वेंशन है जिसके अकॉर्डिंग हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्लेइंग सेफ की पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। प्लेइंग सेफ की पॉलिसी हमें यह कहती है कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को एंटिसिपेट करना चाहिए और उनको रिकॉर्ड भी करना चाहिए।
लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को, गेन्स को ना ही एंटिसिपेट करना चाहिए, मतलब ना ही प्रिडिक्ट करना चाहिए और ना ही उनको रिकॉर्ड करना चाहिए। सो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म जो हमें ये कहता है कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ ये अडॉप्ट करनी चाहिए। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने फ्यूचर लॉसेस प्रिडिक्ट करने चाहिए, एंटिसिपेट करने चाहिए। लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स, गेन्स उनको एंटिसिपेट नहीं करना चाहिए और ना ही उनको रिकॉर्ड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डेटर्स हैं जिसमें से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को यह लगता है कि शायद हमें 10,000 वाले डेटर्स पेमेंट नहीं करेंगे। मान लो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास टोटल डेटर्स हैं 1 लाख, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने 1 लाख रुपीज रिसीव करने हैं अपने डेटर से, लेकिन ऑनर को ये लगता है, मैनेजर को ये लगता है कि इसमें से 10,000 वाले डेटर्स जो हैं वो बैड हो सकते हैं, पैसा देंगे या नहीं देंगे कहा नहीं जा सकता, शायद वो बिना पैसे दिए भाग जाएंगे। तो ये फ्यूचर में होने वाला लॉस है, ये एंटीसिपेशन ऑफ लॉस है और इस लॉस को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। रिकॉर्ड इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर ये लॉस हो गया तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सडन शॉक होगा जिससे उभरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसको एडवांस में प्रिडिक्ट कर लेता है, एडवांस में ही इसकी प्रोविजन बना लेता है, तो वो इस सडन शॉक से बच जाएगा। अब उसको ये लगेगा कि 10,000 तो मेरे को मिलने नहीं वाले हैं, 90,000 तो मिलेंगे। वो 10,000 की प्रोविजन क्रिएट करके अपने पास पैसा रिजर्व करके रख लेगा, जिससे क्या होगा कि अगर मान लो बाद में डेटर्स बैड हो जाते हैं और पैसा नहीं देते, तो बिजनेस को सडन शॉक नहीं लगेगा क्योंकि उसको तो पहले से ही पता था कि ये पैसा तो मेरा डूबने ही वाला है। लेकिन अगर ये पैसा नहीं डूबा और मिल गया तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो फायदा ही है ना। हम सोच रहे थे डूब जाएगा, लेकिन नहीं डूबा और उल्टा हमें पैसा मिल गया। सो अगर डूब गया तो हम प्लेइंग सेफ कर रहे हैं, पहले से हमने अपना पैसा बचा कर रखा हुआ है ताकि हमें शॉक ना लगे। लेकिन अगर नहीं डूबा तो बात तो और भी सही है, जिसके बारे में हम सोच रहे थे वो नहीं हुआ और हमारा पैसा हमें रिकवर हो गया। सो ऐसे ही बहुत सारे फ्यूचर लॉसेस होते हैं, बहुत सारे फ्यूचर रिस्क होते हैं, अनसर्टेनिटीज होती हैं, जिसके बारे में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एडवांस में ही एंटीसिपेशन कर लेनी चाहिए ताकि वो अपने आप को फ्यूचर शॉक से बचा सके और अपने आप को फ्यूचर के लिए एडवांस में प्रिपेयर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी एक ऐसी प्रोविजन है जिसके अकॉर्डिंग एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने टैक्सेस के बारे में एडवांस में सोचना पड़ता है कि हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, यानी हो सकता है कि फ्यूचर में जो हमारे डेटर्स हैं वो हमसे डिस्काउंट मांगे और हमें डिस्काउंट देना भी पड़े, तो ये भी फ्यूचर में होने वाला लॉस है। ऐसे ही फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है, हो सकता है वो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा डूब जाए या फिर उसमें फ्लक्चुएशंस हो जाएं, तो उसके रिस्क को कवर करने के लिए भी हमें एडवांस में एंटीसिपेशन करनी चाहिए और उसको रिकॉर्ड भी कर लेना चाहिए। सो कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है बचकर चलना, बी कॉशन, प्लेइंग सेफ, अपने आप को संभाल कर रखना। अब इसी कॉन्सेप्ट को, इसी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए हम अपना स्टॉक भी तो रिकॉर्ड करते हैं। हम अपना स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लो। अगर हमारे स्टॉक का प्राइस मार्केट में कम होगा
एज कंपेयर टू कॉस्ट प्राइस तो हम मार्केट प्राइस पर अपना स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस उसकी कम होगी एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस तो हम कॉस्ट प्राइस पर उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये भी तो प्लेइंग सेफ की ही पॉलिसी को अडॉप्ट करके रिकॉर्ड किया जाता है। सो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म हमें सिर्फ इतना कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को प्रिडिक्ट करो, रिकॉर्ड करो, ताकि फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को, रिस्क को और लॉसेस को बियर किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉफिट्स को प्रिडिक्ट नहीं करना है, प्रॉफिट को एंटीसिपेट भी नहीं करना है, रिकॉर्ड भी नहीं करना है। किसी भी तरह का गेन, प्रॉफिट, इनकम तब तक हमें रिकॉर्ड नहीं करना है जब तक हमें वो एक्चुअल में रिसीव नहीं हो जाता। जब रिसीव हो जाएगा तब तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जब तक रिसीव नहीं होता तब हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ना ही रिकॉग्नाइज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो प्रॉपर्टी आपने रेंट में दे रखी है अगले साल से आप उसका किराया बढ़ा दोगे, इंक्रीज इन रेंटल इनकम। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आने वाले साल में आप अपनी रेंटल इनकम बढ़ा दोगे, तो ये एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट है। आप एडवांस में अपने प्रॉफिट को बढ़ता हुआ देख रहे हो, मत देखो। ऐसा करोगे तो बाद में दिक्कत होगी, क्योंकि आपने अभी तो सोच लिया प्रॉफिट बढ़ेगा, रिकॉर्ड भी कर लिया, लेकिन अगर फ्यूचर में प्रॉफिट ना बढ़ा तो आपके सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हो जाएंगे। सो कोई भी प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करना है, रिकॉग्नाइज नहीं करना है, एंटीसिपेट भी नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, एप्रिसिएशन इन एसेट। आप ये सोच रहे हो कि आने वाले टाइम में आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ने वाली है, तो मत सोचो, ना ही इसको रिकॉर्ड करो। सो convention of conservatism. According to this convention, a business must anticipate and record all the prospective losses, risks and uncertainties in the books of accounts and financial statements, but ignore all the prospective profits, gains and incomes. So ये एक ऐसा convention है जो ये कहता है कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में होने वाले लॉसेस, रिस्क और अनसर्टेनिटीज एंटिसिपेट करनी चाहिए, बुक्स में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करनी चाहिए। लेकिन जितने भी फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स, गेन्स और इनकम्स हैं, इनको टोटली इग्नोर कर देना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इस कन्वेंशन को फॉलो करने का रीज़न क्या है? तो बहुत ही सिंपल रीज़न है। अब जैसे कि आपको पता है कि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर में आपको बहुत सारे लॉसेस और रिस्क भी हो सकते हैं और प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट्स को एडवांस में प्रिडिक्ट कर लोगे, रिकॉर्ड कर लोगे, तो फ्यूचर से होने वाले लॉसेस या रिस्क से मिलने वाले शॉक से आप बच जाओगे। और प्रॉफिट्स जो कि अनसर्टेन है, चाहे आप प्रॉफिट्स के लिए 100% श्योर हो कि आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, फिर भी इसको रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि भाई बाय चांस अगर वो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हो सकते हैं। सो क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, लॉसेस होंगे या नहीं होंगे कहा नहीं जा सकता, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं ताकि हम फ्यूचर से होने वाले रिस्क से, शॉक से बच जाएं। अब क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा कंफर्म्ड नहीं है। प्रॉफिट हो गया तो ठीक, रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ और हमने फिर भी रिकॉर्ड कर लिया तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हो जाएंगी। सो क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर में क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए हमें प्ले सेफ की पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए लॉसेस को तो एंटिसिपेट करना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट करके रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। सो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म एक ऐसा कन्वेंशन है जो एक बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन को शो करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर हम गलती से भी प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लेते हैं और फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं होता तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो गलत हो जाएंगी। और अगर हम बात करें लॉसेस की, मान लो हमने लॉस रिकॉर्ड कर लिया लेकिन फ्यूचर में वो लॉस नहीं हुआ, तो वो हमारा प्रॉफिट ही तो इंक्रीज करेगा बाद में, क्योंकि वो लॉस हमें हुआ ही नहीं। तो हम बाद में उस लॉस को राइट ऑफ करके
निकाल सकते हैं और अपनी एक्चुअल पोजीशन को शो कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्यूरेटली परफॉर्म करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कन्वेंशन। फर्स्ट हमारे पास है हेल्पफुल इन कैलकुलेशन ऑफ एक्यूरेट इनकम और सेकंड हमारे पास है हेल्पफुल इन कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सो जैसे कि आपको पता है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, हम जितने भी फ्यूचर के लॉसेस हैं उनको एंटिसिपेट करके रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करते, जिसके कारण हमारी जो इनकम है, बिजनेस का प्रॉफिट और जो लॉस है, वो हमें एक्यूरेटली पता चल जाता है, क्योंकि हम लॉसेस तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे हो चाहे ना हो, फिर भी हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन प्रॉफिट्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते, चाहे उनकी 100% श्योरिटी ही क्यों ना हो। जब तक हमें एक्चुअल में वो प्रॉफिट मिल नहीं जाता, जब तक हमें एक्चुअल में वो गेन नहीं हो जाता, तब तक हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। जब होगा तब रिकॉर्ड कर लेंगे। सो इसका मतलब ये हमें एक्यूरेट इनकम और प्रॉफिट के बारे में पता लगाने में मदद करता है। बिजनेस की एक्चुअल प्रॉफिट है या लॉस हुआ है, ये पता चल जाता है। और क्योंकि कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम जितनी भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज होती हैं उनको भी रिकॉर्ड करते हैं। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज का मतलब होता है ऐसी लायबिलिटीज विच मे और मे नॉट अराइज, मतलब हो सकता है कि पैसा देना पड़े, लायबिलिटी बढ़ जाए हमारी, या फिर हो सकता है पैसा ना देना पड़े, लायबिलिटी हमारी ना बढ़े। सो क्योंकि लायबिलिटी का बढ़ जाना फ्यूचर में ये भी तो लॉस है, इसलिए कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम अपनी फ्यूचर लायबिलिटीज को भी एंटिसिपेट करते हैं और उनको भी रिकॉर्ड करते हैं। सो अगर कोई ऐसी लायबिलिटी है तो हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, जिसके कारण हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। सो इसका मतलब इनकम पोजीशन और फाइनेंशियल पोजीशन दोनों को ही सही से प्रेजेंट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन यूज किया जाता है। लेकिन इस कन्वेंशन के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहला और सबसे बड़ा रीजन, ब्रिंग्स इनकंसिस्टेंसी इन द मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम। अब जैसे कि आपको पता है, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम फ्यूचर के लॉसेस को तो प्रिडिक्ट करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं, लेकिन इनकम्स को हम ना ही प्रिडिक्ट करते हैं और ना ही रिकॉर्ड करते हैं। सो इसका मतलब हम भेदभाव कर रहे हैं इनकम्स को ना रिकॉर्ड करके। ये एक तरह से इनकन्वीनियंस है, इनकंसिस्टेंसी है। हम सेम रूल फॉलो नहीं कर रहे इनकम्स और एक्सपेंसेस के लिए। हम लॉसेस को तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन इनकम को नहीं कर रहे हैं। तो इसकी सबसे बड़ी और पहली लिमिटेशन यही है। सेकेंड हमारे पास है हाइड द ट्रू बिजनेस अफेयर्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पार्टीज। अब जैसे कि आपको पता है, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम इनकम को ना ही एंटिसिपेट करते हैं और ना ही रिकॉर्ड करते हैं। लॉसेस को हम एंटिसिपेट भी करते हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं, लेकिन इनकम को नहीं करते। चाहे इनकम 100% श्योर हो कि हमें मिलनी ही मिलनी है, लेकिन फिर भी जब तक एक्चुअल में वो नहीं मिल जाती इनकम, तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जिसके कारण क्या होता है, जो एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं उनको इस इनकम के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। जितने क्रेडिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, लोन प्रोवाइडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, क्योंकि हमने ये जानकारी उनको दी ही नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया है, इनकम स्टेटमेंट में हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया है। सो ये भी एक मेन रीजन है फॉर द लिमिटेशन ऑफ दिस कन्वेंशन। चाहे 100% हम श्योर हैं, फिर भी हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। थर्ड और लास्ट रीजन हमारे पास है वायोलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का जो कन्वेंशन है, अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, वो एक ऐसा कन्वेंशन है जो हमें ये कहता है कि हमें हमारी बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को, जो मटेरियल नेचर की है, उसको कंप्लीट डिस्क्लोज करना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकम्प्लीट जानकारी हार्मफुल होती है, गलत जानकारी होती है वो।
सो फुल डिस्क्लोजर मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह। सो ये जो कॉन्वेंशन है फुल डिस्क्लोजर के कॉन्वेंशन को गलत साबित करता है। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। जो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ लॉसेस को एंटिसिपेट करके रिकॉर्ड करना चाहिए, जबकि फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन कहता है कि हमें सारी चीज़ें कंप्लीट शो करनी चाहिए, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है। सो इन दोनों कन्वेंशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। सो ये एक थर्ड लिमिटेशन है कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन की। सो चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड अकाउंटिंग कन्वेंशन के बारे में, दैट इज कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी एक ऐसा अकाउंटिंग कन्वेंशन है जिसके अकॉर्डिंग हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स और टेक्नोलॉजीज कंसिस्टेंटली फॉलो करनी चाहिए। यानी अकाउंटिंग करते समय जब एक अकाउंटेंट डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करता है, तो बहुत दिक्कत होती है। इसकी बजाय अगर एक अकाउंटेंट ओवर द पीरियड सेम अकाउंटिंग मेथड्स, टेक्निक्स, प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज फॉलो करेगा तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को कंपैरिजन करने में इजी होगा। सो इन शॉर्ट, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कंसिस्टेंट रहना, सेम पॉलिसीज, सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यूज करना ओवर द पीरियड, ताकि फ्यूचर में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बीच में कोई कंपैरिजन करना है तो वो कंपैरिजन इजीली किया जा सके। सो कंसिस्टेंसी मीन्स टू रिमेन कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं अपनी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने को लेकर। स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, एन्युटी मेथड है और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी हमें यह कहता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ओवर द पीरियड सेम मेथड अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर वो कभी भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना चाहता है तो वो कंपेयर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, फॉलोइंग रिटन डाउन वैल्यू मेथड ओवर द पीरियड। हर साल रिटन डाउन वैल्यू मेथड को ही फॉलो करो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, ताकि एसेट्स के बीच में कंपैरिजन किया जा सके। ऐसे ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं अपनी स्टॉक को वैल्यू करने के लिए, दैट इज वैल्यूएशन मेथड फॉर स्टॉक्स। अब इसमें लीफो मेथड आता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मेथड आता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, बहुत सारे वैल्यूएशन की टेक्निक्स हैं। लेकिन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग हर साल एक ही मेथड अडॉप्ट करना चाहिए फॉर द कन्वीनियंस। ऐसे ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन उसमें से एक ही मेथड अडॉप्ट करके अगर चला जाएगा तो फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बीच में कंपैरिजन इजी हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि कंसिस्टेंसी में हमें क्या हर साल सेम रहना होता है? तो इसका आंसर है नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं है कि आपको रिजिड हो जाना है, चेंजेस बिल्कुल भी करने नहीं है। अगर ज़रूरत है, अर्जेंसी है, आपको चेंज करना पड़ेगा ही, तो आप अपने मेथड्स चेंज कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू। हर बार आप मेथड चेंज करते रहोगे, हर साल मेथड चेंज करते रहोगे, हर महीने मेथड चेंज करते रहोगे, तो फिर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर नहीं कर पाओगे। सो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, accounting practices, policies and methods adopted by a business organization for accounting purpose should remain consistent over the period, as it will help them to compare two financial statements easily. So इस convention के according एक business organization को accounting करते हुए सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज और मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए, ताकि वो जब चाहे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सके। सो इन शॉर्ट,
कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी जैसा कन्वेंशन क्यों फॉलो किया जाता है? ताकि हम हमारे प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज कॉन्स्टेंटली चेंज ना करते रहें, कॉन्स्टेंटली हम उसको चेंज ना करते रहें, बल्कि हम उसको कांस्टेंट रखें। सेम मेथड्स, पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस हम हर साल अडॉप्ट करें। और अगर हम एवरी ईयर सेम कॉन्सेप्ट, सेम प्रोसीजर्स अडॉप्ट करेंगे तो हम फ्यूचर में कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं, कंपैरिजन करेंगे, कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे और डिसीजन ले पाएंगे। अदरवाइज डिसीजन लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर हम अपनी पॉलिसीज चेंज करते रहेंगे तो डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट एंड लॉस को हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, और अगर कंपैरिजन इम्पॉसिबल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, तो एक मैनेजर डिसीजन नहीं ले पाएगा। क्योंकि मैनेजर जब डिसीजन लेता है तो वो इन्हीं को तो यूज करता है डिसीजन लेने के लिए। अगर वो कंपेयर नहीं कर पाएगा, कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएगा, तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, अपनी पॉलिसीज नहीं बना पाएगा, कुछ इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाएगा। सो मेन रीजन ये है हमें क्यों कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी फॉलो करना चाहिए। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी, तो इसके 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है वर्टिकल कंसिस्टेंसी, सेकेंड हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी, और थर्ड हमारे पास आता है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, जिसको हम एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी भी कहते हैं। अब हम तीनों को एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। लेकिन भाई वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि कुछ बेनिफिट आपको, आपके फ्रेंड्स को, और कुछ बेनिफिट मेरे को भी हो जाए। सो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो फर्स्ट हमारे पास आती है वर्टिकल कंसिस्टेंसी, जिसको हम फर्स्ट लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी भी कहते हैं। ये एक ऐसी टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी है जिसमें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एटलीस्ट वन सिंगल अकाउंटिंग पीरियड में सेम रूल्स, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने चाहिए। यानी मान लीजिए अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, तो एटलीस्ट एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इस पूरे 1 ईयर के 12 मंथ्स में सेम अकाउंटिंग रूल्स, पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस फॉलो करने चाहिए, ताकि अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंटर रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन करना चाहता है, प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रेडिंग अकाउंट के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस को बैलेंस शीट के साथ अगर वो कंपेयर करना चाहता है, उनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करना चाहता है, तो एटलीस्ट वो इतना तो कर सके। सो इट मीन्स यूजिंग सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द सेम ईयर। जो ईयर चल रहा है कम से कम वो पूरे ईयर में, कम से कम इस पूरे ईयर के 12 महीने में सेम रूल्स, पॉलिसीज और मेथड्स अडॉप्ट किए जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन कम से कम 1 साल के लिए तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ किया जाए पूरे के पूरे 12 महीने, ताकि कंपैरिजन किया जा सके। सो ये फर्स्ट लेवल की कंसिस्टेंसी होती है, जिसमें हम एटलीस्ट 1 ईयर में तो कंसिस्टेंट रहते हैं और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बीच में इंटर रिलेटेड कंपैरिजन करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का हम कंपैरिजन कर सकते हैं बैलेंस शीट के साथ, ट्रेडिंग अकाउंट का हम कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, लाइक दैट। सो ऐसे ही सेकेंड हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी। हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी को हम सेकेंड लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी भी कहते हैं, और इस कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ओवर द पीरियड्स सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस फॉलो करने चाहिए। यानी डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड में सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट करना। जैसे 2016 to 17, 2017 to 2018 एंड 2018 to 2019, इन तीनों ईयर्स में सेम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करना, सेम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज करना। सो इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट ओवर द पीरियड। जितने भी हमारे पास पीरियड्स यहाँ पर दे रखे हैं, हर पीरियड में हमने सेम रूल फॉलो किया है, सेम प्रोसीजर्स फॉलो किए हैं। सो इससे क्या होता है, एटलीस्ट हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कंपैरिजन कर सकते हैं। एटलीस्ट हम डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स के बीच में
एक कंपैरिजन कर सकते हैं। सो बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स में हमें सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स के बीच में एक कंपैरिजन कर सकें, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें और डिसीजंस ले सकें। सो ऐसे ही नेक्स्ट टाइप ऑफ और थर्ड लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी हमारे पास आती है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, जिसको हम एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी भी कहते हैं। और इसके नेम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये एक ऐसा कंसिस्टेंसी रूल है जिसके अकॉर्डिंग हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करती है उन सबको सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज, मेथड्स और प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करने चाहिए अकाउंटिंग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं वो सब कार इंडस्ट्री कहलाएंगी। सो इस इंडस्ट्री के अंडर, कार इंडस्ट्री के अंडर जितनी भी कार बनाने वाली कंपनीज हैं, एटलीस्ट उनको सेम रूल्स, पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस फॉलो करने चाहिए ताकि एक फर्म का कंपैरिजन दूसरे फर्म के साथ किया जाए, जिसको हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहते हैं। इंटर एंड इंट्रा। इंटर मतलब विद इन फर्म और इंट्रा मतलब आउटसाइड द फर्म। सो अगर हम आउटसाइड द फर्म कंपैरिजन करना चाहते हैं तो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंडर जितनी भी कंपनीज होंगी वो सब सेम प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के टाइम पर। सो जिसके कारण कंसिस्टेंसी आएगी और हम कंपैरिजन करके डिसीजन ले सकते हैं। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं इट मीन्स यूजिंग सेम अकाउंटिंग रूल्स, policies and practices by all the firms engaged in same industry while preparing financial statement। यानी जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो कार इंडस्ट्री के अंडर कवर होती हैं, अगर वो सेम रूल्स फॉलो करती हैं, पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस फॉलो करती हैं, तो इसकी हेल्प से एक कंसिस्टेंसी आएगी और हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर भी कर पाएंगे। सो एट लास्ट अगर हम इस कॉन्वेंशन को कंक्लूड करें तो इसका सिंपल कंक्लूजन ये है, कॉन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी हमें ये कहती है कि हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम रूल्स, पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस हमें अडॉप्ट करने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स के लिए सेम रूल्स, पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे। भाई करंट एसेट्स का अपना एक अलग ट्रीटमेंट होता है, फिक्स्ड एसेट्स का अपना एक अलग ट्रीटमेंट होता है। कंसिस्टेंसी हमें कभी भी ये नहीं कहती कि हमें करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स का सेम ट्रीटमेंट करना है, बल्कि कंसिस्टेंसी हमें ये कहती है कि फिक्स्ड एसेट्स का ट्रीटमेंट आपने जिस मेथड से किया था उसी मेथड से आपको जिंदगी भर के लिए फिक्स्ड एसेट्स का ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है चेंज की तो आप चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी का कहीं पर भी मतलब ये नहीं होता कि रिजिड रहना, कांस्टेंट रहना, चेंज ना करना। आप चेंज कर सकते हो अगर रिक्वायर्ड है तो। और सिमिलरली करंट एसेट्स का अपना ट्रीटमेंट होता है, इसकी अपनी प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज होती हैं। तो करंट एसेट्स को वैल्यूएशन करने के लिए अपने जो सेपरेट रूल्स, प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज हैं आपको वो फॉलो करनी है, और अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो फ्यूचर में तो कर सकते हो। और एक और बात, कंसिस्टेंसी में आपकी जो पर्सनल जजमेंट होती है वो एलिमिनेट हो जाती है, क्योंकि कई बार अकाउंटेंट्स अपनी पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करने बैठ जाते हैं, जो कि पर्सनल बाइज्डनेस हो जाती है, भेदभाव हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को दूर रखने के लिए, पर्सनल बाइसनेस को दूर रखने के लिए ये कंसिस्टेंसी कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसिस्टेंसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एक अकाउंटेंट को कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। वो अपनी पर्सनल जजमेंट नहीं दे सकता, पर्सनल मेथड्स अडॉप्ट नहीं कर सकता। सो अगर आप पर्सनल जजमेंट्स को, पर्सनल बाइसनेस को दूर रखना चाहते हो तो ये कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर हम बात करें इस कन्वेंशन की एडवांटेज के बारे में, तो इस कन्वेंशन का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि अगर इस कन्वेंशन को फॉलो किया जाता है तो अकाउंटेंट्स की
पर्सनल जजमेंट जो होती है वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट को मैनिपुलेट नहीं करती। मैनिपुलेट करना मतलब अपनी भावनाओं को सामने रखते हुए, पर्सनल जजमेंट को सामने रखते हुए मेथड्स चेंज कर देना, जो कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक अकाउंटेंट को इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, और कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग वो अपनी पर्सनल जजमेंट, पर्सनल बाइसनेस इसमें इंटरफेयर नहीं करवा सकता। सो कोई पर्सनल बाइसनेस नहीं होगी, कोई पर्सनल जजमेंट नहीं होगी, जिसके कारण जो मैनिपुलेशंस हैं वो नहीं हो पाएंगी। सो अगर हम बात करें इस कन्वेंशन की लिमिटेशंस की, तो फर्स्ट लिमिटेशन हमारे पास है डेलिब्रेटली अंडर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यूज। डेलिब्रेटली मतलब कोई चीज़ जानबूझकर करना। तो कई बार अकाउंटिंग में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स कंसिस्टेंटली फॉलो किए जाते हैं जिसके कारण हमारे रेवेन्यूज अंडर स्टेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कन्वेंशन, एक पॉलिसी रहती है कि जब भी हम अपने स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे वो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर पर ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर इस पॉलिसी को हम कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो नो डाउट इसका बिजनेस को बेनिफिट मिलेगा, रेवेन्यूज़ की ओवर स्टेटमेंट नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हम मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर को फॉलो करते हैं तो हमारा रेवेन्यू तो अंडर स्टेट हो जाएगा ना। मान लो मार्केट में आपका स्टॉक जो है वो 50,000 का है, लेकिन आपको उसकी कॉस्ट पड़ी है 40,000, तो आप उसको 50,000 पर नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो, आप उसको 40,000 पर रिकॉर्ड कर रहे हो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने के लिए, जिसके कारण आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो 10,000 कम शो करेंगी। सो पहली चीज, ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कई बार डेलिब्रेटली फॉलो किए जाते हैं अपने रेवेन्यूज को कम रिकॉर्ड करने के लिए, कम शो करने के लिए। सेकेंड लिमिटेशन हमारे पास है नोट रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे कि आपको पता है कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग हमें हमेशा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, हम कोई भी चेंज अडॉप्ट नहीं कर सकते। चाहे चेंज रिक्वायर्ड हो, हमें फिर भी सोचना पड़ता है, एक बहुत लेंथी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है अपनी अकाउंटिंग रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और मेथड्स को चेंज करने के लिए, जिसके कारण एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसीज चेंज करती नहीं है, वो हर बार रिजिड रहती है और सेम पॉलिसीज को अडॉप्ट करती रहती है, कोई चेंज बिना किए हुए। भाई बिजनेस को रिक्वायरमेंट है, बिजनेस को रिक्वायरमेंट है चेंजेस की, लेकिन आप चेंज नहीं कर रहे हो, कंसिस्टेंसी को फॉलो कर रहे हो। तो भाई अगर आप हर बार कंसिस्टेंसी फॉलो करते रहोगे, जहां पर चेंज की रिक्वायरमेंट है वहां पर भी चेंज नहीं करोगे, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू और फेयर पिक्चर्स नहीं दिखा पाएंगी, एक्चुअल प्रॉफिट और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी शो नहीं कर पाएंगी, आपकी एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस को सही तरह से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगी। यानी चेंज करना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप चेंज नहीं करोगे, कंसिस्टेंसी के ही कन्वेंशन को फॉलो करते जाओगे, तो हो सकता है कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आपको भी ना पता चले। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशन इंकरेज अकाउंटेंट्स टू क्रिएट सीक्रेट रिजर्व्स। अब जैसे कि आपको पता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो पॉलिसी आपने अडॉप्ट की है आपको वही पॉलिसी फर्दर प्रोसेस करनी है और उसी को आगे चलाते रहना है। मान लो कि आपके बिजनेस ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की है कि आपको हर बार अपने डेटर्स का 10% रिजर्व करके रखना है फॉर द प्रोविजन पर्पस, प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट। तो आप हर साल 10% रिजर्व करके रखते हो, लेकिन भाई अगर आपके डेटर्स बैड नहीं हुए हैं फिर भी आप कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग हर साल 10% प्रोविजन क्रिएट करते रहते हो, तो ये तो सीक्रेट रिजर्व्स आपके क्रिएट करता जाएगा, जिसके कारण आपके एक्चुअल प्रॉफिट्स कम होते जाएंगे और आप जो एक्सटर्नल पार्टीज हैं उनकी आंखों में धूल झोंक देंगे, उनको बताएंगे कि हमारा तो प्रोविजन है, लेकिन एक्चुअल में उस प्रोविजन का कहीं यूज तो हो नहीं रहा है क्योंकि आपके डेटर्स तो बैड हो ही नहीं रहे हैं। सो कई बार कंसिस्टेंसी ऐसी होती है जिसके कारण आप अपने सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट करते हो और अपनी आउटसाइडर पार्टीज की आंखों में धूल झोंक देते हो। सो ऐसे ही फोर्थ अकाउंटिंग कन्वेंशन, दैट इज कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर हमारे पास है, जो कि एक लास्ट कन्वेंशन है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर एक ऐसा कन्वेंशन है जो मटेरियलिटी कन्वेंशन से मिलता जुलता है।
जैसे कि आपको पता है, मटेरियलिटी कन्वेंशन एक ऐसा कन्वेंशन है जिसके अकॉर्डिंग हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी मटेरियल इंफॉर्मेशन डिटेल्ड में शो करनी चाहिए, रिकॉर्ड करनी चाहिए। अब उसी कन्वेंशन को आगे बढ़ाते हुए फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन एक ऐसा कन्वेंशन है जो ये कहता है कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मटेरियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए, डिटेल में डिस्क्लोज करनी चाहिए, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, वो कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई जानकारी आधी अधूरी देते हो, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देते हो, तो वो हार्मफुल रहती है। क्योंकि एक थोड़ी सी भी कमी के कारण, आधी अधूरी जानकारी के कारण जो पार्टीज है उनका डिसीजन गलत हो सकता है। सो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर मटेरियलिटी कन्वेंशन का ही एक्सटेंशन है, जिसमें हम ये कहते हैं कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी मटेरियल इंफॉर्मेशन कंप्लीट डिस्क्लोज करनी चाहिए। फुल का मतलब है कंप्लीट डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर मींस कंप्लीट डिस्क्लोजर। सो सारी जानकारी कंप्लीट देनी चाहिए, क्योंकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन यूजलेस है, हार्मफुल है। इससे एक डिसीजन मेकर कभी भी डिसीजन नहीं ले सकता। और ऐसा क्यों करना चाहिए, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों हमें फुल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए? क्योंकि भाई जब तक आप फुल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करोगे तब तक एक्सटर्नल पार्टीज जो हैं वो डिसीजन नहीं ले पाएंगी। उनको डिसीजन लेने के लिए सारी जानकारी चाहिए होती है। और फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन को हमें इसलिए भी फॉलो करना चाहिए क्योंकि कंपनीज एक्ट में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंपनीज एक्ट के अंडर, कंपनीज लॉ के अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए क्या क्या डिस्क्लोज किया जाएगा, कैसे कैसे डिस्क्लोज किया जाएगा, ये सब कुछ बता रखा है। सो अगर आप लीगल पेनल्टीज से बचना चाहते हैं, लीगल प्रोविजंस को फुलफिल करना चाहते हैं, तो आपको ये जो कन्वेंशन है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग तो फॉलो करना ही पड़ेगा। सो मेन रीजन क्या है, क्यों हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंप्लीट इंफॉर्मेशन शो करनी चाहिए? क्योंकि आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना है, लीगल पेनल्टीज से बचना है, और दूसरा आपके जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनको डिसीजन लेने के लिए मदद हो सके, इसलिए आपको उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन शो करनी ही पड़ेगी। सो फुल डिस्क्लोजर मीन्स प्रोवाइडिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज यूजलेस। फुल डिस्क्लोजर का मतलब है पूरी जानकारी देना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक साबित हो सकती है। According to this convention, a business must disclose all the material informations in their financial statements, and that information should be complete and sufficient for the external users to make various decisions. इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एक बिजनेस को अपनी सारी जानकारी जो मटेरियल है वो देनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और वो जानकारी कंप्लीट होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए, इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि उसकी मदद से एक्सटर्नल यूजर्स डिसीजन ले सकें। आधी अधूरी जानकारी कभी भी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, मान लो आपके बिजनेस ने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग एक बिजनेस को क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए? पहली, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी है। दूसरी, ये इन्वेस्टमेंट किस नेचर की है, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो कौन सी सिक्योरिटीज पर किया है। सिक्योरिटीज कौन सी हैं? प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं या इक्विटी शेयर्स हैं। उसके बाद आपने जो इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन की है, उस वैल्यूएशन का मेथड कौन सा है, आपने कैसे वैल्यूएशन की है, आपने कैसे कह दिया कि आपकी एसेट 50 लाख की है, कौन सा मेथड आपने अडॉप्ट किया इसकी वैल्यूएशन के लिए। यानी जो भी जानकारी देनी है वो कंप्लीट देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेटर्स को शो करते हो, तो भाई डेटर्स के रिगार्डिंग भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जैसे कितनी अमाउंट के डेटर्स हैं, कितने रुपए के डेटर्स हैं, वो किस तरह के डेटर हैं, उनका नेचर क्या है, यानी उसमें से कोई बैड हो सकते हैं, कोई प्रोविजन है ऐसी, कितने सिक्योर्ड हैं और कितने अनसिक्योर्ड डेटर्स हैं।
अगर कोई बैड हो सकता है तो उसकी प्रोविजन बनाई गई है या नहीं बनाई गई। तो ये सारी डिटेल्स आपको शो करनी ही पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें फिक्स्ड एसेट्स की, तो बिजनेस में आपके पास बहुत सारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, बिल्डिंग होती है, मशीन्स होती हैं, लैंड प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसके बारे में भी आपको सारी जानकारी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। जैसे अमाउंट क्या है, आपकी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू क्या है, वो वैल्यू की कॉस्ट प्राइस क्या है, देन क्या आप उसको डेप्रिशिएट करते हो, अगर करते हो तो कौन से मेथड से करते हो, और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है। ये है परचेज प्राइस और ये है रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद अब आपके पास कितनी एसेट की वैल्यू बची है, सारी जानकारी देनी पड़ेगी। क्या ये एसेट आपने कहीं पर गिरवी तो नहीं रखी, आपने लोन लेने के लिए कहीं इस एसेट को गिरवी तो नहीं रखा, ये भी बताना पड़ेगा। अगर बिजनेस की कोई कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज हैं, ऐसी लायबिलिटी जिसके लिए शायद पैसे देने पड़ सकते हैं, शायद पैसे नहीं देने पड़ सकते, अगर ऐसी कोई लायबिलिटी है तो उसको फुट नोट में शो करना जरूरी है एज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। सो इन शॉर्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी मटेरियल इंफॉर्मेशन शो करनी चाहिए, लेकिन वो कंप्लीट भी होनी चाहिए, क्योंकि इनकम्प्लीट तो यूजलेस होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब जैसे कि आपको पता है, ट्रेडिशनली हम अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तरफ हमारे पास होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस जितने भी हैं हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन मॉडर्न वे से अगर हम इसको क्लासीफाई करें तो हम अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हमारे पास आते हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जिसको हम पोस्टुलेट्स, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स और एजम्पशंस भी कहते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और लास्ट हमारे पास आते हैं मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स, जिनको मॉडर्न वे से कैटेगराइज किया जाता है और इनमें कुछ चेंजेस करके न्यू प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। तो इन तीनों को हम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट कैटेगरी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, पोस्टुलेट्स और एजम्पशंस। सो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ये कुछ बेसिक एजम्पशंस होती हैं, बेसिक फंडामेंटल्स, पोस्टुलेट्स होते हैं, जिसको अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। यानी अगर ये ना हो तो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना इम्पॉसिबल हो जाए। इसमें क्या क्या आता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। और ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इन चारों को हम अगर मॉडर्न वे से क्लासीफाई करना चाहें तो इन चारों को हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, पोस्टुलेट्स, फंडामेंटल्स और एजम्पशंस कहते हैं। सो ऐसे ही मॉडर्न वे की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेकंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की कैटेगरी हमारे पास आती है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये कुछ ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो एज अ गाइडलाइन यूज किए जाते हैं अकाउंटेंट्स के द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। यानी इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट दोनों को प्रिपेयर करने के टाइम पर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करना ज़रूरी होते हैं। इसमें हमारे पास आते हैं टोटल 7 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। फर्स्ट हमारे पास है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, जिसको हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, एक्रूअल प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल एंड फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ऐसे ही अगर हम बात करें लास्ट कैटेगरी, लास्ट टाइप ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो ये हमारे पास आते हैं मॉडिफाइंग और मॉडिफाइड प्रिंसिपल्स। अब इनको हम मॉडिफाइंग या फिर मॉडिफाइड प्रिंसिपल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारे पास ट्रेडिशनल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को यूज करते हुए उनमें थोड़े बहुत रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज चेंज करते हुए ये पॉलिसीज, ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं।
इसलिए हम इसको मॉडिफाइड प्रिंसिपल्स कहते हैं। सो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हम यूज करते हैं वो एप्लीकेबिलिटी में ज़्यादा यूजफुल नहीं होते। कई बार प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी के टाइम पर वो पुराने प्रिंसिपल्स थोड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, इसीलिए हमने पुराने प्रिंसिपल्स में थोड़े से चेंजेस किए और हमने न्यू प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं जिनको हम मॉडिफाइड प्रिंसिपल्स कहते हैं। सो इन मॉडिफाइड प्रिंसिपल्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? फर्स्ट हमारे पास है कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल्स, मेटीरियलिटी प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, टाइमलीनेस प्रिंसिपल, इंडस्ट्री प्रैक्टिस प्रिंसिपल एंड सब्सटेंस ओवर फॉर्म प्रिंसिपल। इसमें से मैक्सिमम हम आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। सो ये था आज का लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि कुछ बेनिफिट आपको और कुछ बेनिफिट हमें हो जाए।